करते हैं पार्ट 2 से। पार्ट 2 में जो है हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेजिस्टेंस को ना हम एक सिस्टम अरेंज कर सकते हैं दो कंडीशंस की तरह, जैसे कि कौन कौन सी हैं जरा आइए देखते हैं। मान लो आपके पास 3 वायर है, पहली वायर, दूसरी वायर एंड तीसरी वायर। इनका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। R1 इसका मान लेते हैं, R2 और इसका मान लेते हैं R3। तो सबसे पहले कंडीशन जो है वो है हमारी सीरीज, कि अगर हम इन्हें सीरीज में लगा दें तो सीरीज का मतलब होता है एंड टू एंड जोड़ देना। जैसे मान लो R1, इसके एक एंड से दूसरी वायर स्टार्ट हो जाएगी R2 की, और इसके एंड से तीसरी वायर स्टार्ट हो जाएगी R3। ऐसे पैटर्न को हम सीरीज बोलते हैं। अब ऐसे में ध्यान रखना, जो करंट आपका सर्किट में आ रहा होगा वही करंट R1 से, R2 से और R3 से पास आउट होने वाला है। लेकिन अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज V1 होगी, R2 के लिए V2 होगी और R3 के लिए वोल्टेज V3 होगी। तो टोटल वोल्टेज जो है वो किसके बराबर होगी? V1 जमा में V2 जमा में V3। बट ओम्स लो हम पढ़ के आए हैं, ओम्स लो में V किसके बराबर होता था? I इंटू आर के। वही हमें यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? I टोटल R टोटल, और V1 की जगह लिखेंगे I1 R1, V2 की जगह लिखेंगे I2 R2, प्लस इसको मिटो देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? मिट गया। I3 R3, ठीक है। बट जैसा कि हमने देखा, करंट तो टोटल I माना गया है, ठीक है। तो R1 से भी I पास आउट हो रहा है, यहां पर भी I पास आउट हो रहा है, और यहां से भी I पास आउट हो रहा है। क्यों ना I कॉमन ले लिया जाए, तो R1 जमा में R2 जमा में R3, IRT। I से I कट गया, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 जमा R2 जमा R3। दैट मीन्स अगर कोई सीरीज में रेजिस्टेंस है तो टोटल उनका कितना होगा? जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होंगे उनको बस प्लस करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। सेकंड केस है इन पैरेलल। अब ये पैरेलल केस क्या है वो देखते हैं। मान लो ये है आपकी पहली वायर R1, इसके एक एंड से दूसरा एंड का तक जोड़ने को ऐसे जोड़ेंगे R2, और इसी में तीसरी वायर जोड़ देंगे R3। अब समझने वाली बात क्या है, पैरेलल में ना वोल्टेज सेम रहती है, करंट अलग अलग होगा। यहां देखो I1 जाएगा करंट, यहां जाएगा I2 और यहां जाएगा I3, ठीक है। लेकिन वोल्टेज V, इधर भी वोल्टेज V और इधर भी वोल्टेज V रहेगी। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो अब करंट का लफड़ा उठाते हैं। IT इक्वल टू क्या होगा? I1 जमा में I2 जमा में I3। अब देखो ओम्स लॉ क्या कहता था? V इक्वल टू IR होता है। तो I की जगह हम क्या लिख सकते हैं? V अपॉन में R, है ना। तो यहां लिखते हैं IT की जगह क्या लिखेंगे? टोटल V बटे में टोटल रेजिस्टेंस। इसी तरीके से V1 अपॉन में R1, V2 अपॉन में R2 एंड V3 अपॉन में R3, ठीक है। लेकिन V टोटल, V1, V2, V3 ये तो सब सेम चीजें हैं। तो V इक्वल टू RT, V अपॉन में R1, V अपॉन में R2 एंड V अपॉन में R3। ये V कॉमन लेके इस V से कट जाएगा। देन 1/RT किसके बराबर होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा अगर जितनी भी वायर हैं तो ये हमारा पैरेलल केस हो गया, ठीक है। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। चलो 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 चलो, सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। भैया इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वायर क्या हो जाती है? हीटअप हो जाती है। क्या हो जाती है? हीटअप। अब उस हीटिंग को हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि इंडियंस लोग होते हैं, सभी क्या करते हैं? सभी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं एक दूसरे की। तो अब यहां से जो हीट निकल रही है उसको हम क्या कर लेते हैं? उसको हम जो है अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उससे पहले समझते हैं कि क्या चीज है एक्चुअली में हीटिंग क्या हो। जैसे आपने कई सारे डिवाइस देखे होंगे, हीटर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हीट कर रहा है। इसी तरीके से दूसरा आता है, क्या कहते हैं? गीजर, प्रेस, इंडक्शन, आपके आजकल वो आने लगे हैं, गैस वगैरह, इंडक्शन गैस स्टोव आने लगे हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों की हीटिंग करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल हेयर ड्रायर, है ना, ऐसे बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर की। तो इसमें पावर होती है, पावर इस्तेमाल करते हैं कि कितनी पावर है उस करंट को हीटिंग में कन्वर्ट करने की। तो फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पर? P इक्वल टू VI, ठीक है। और हीटिंग क्या होती है? हीटिंग देखते हैं, कितनी पावर कितने टाइम तक के लिए यूज की जा रही है वो कहलाती है हमारी हीटिंग। तो हमें इस पे फोकस करना है ना। तो हीटिंग का फॉर्मूला क्या हुआ? P इंटू टी। तो देखते हैं जरा, हीटिंग का फॉर्मूला हुआ V इंटू, सॉरी क्या था, मिटो देता हूं एक मिनट, हाँ ठीक है, P इंटू टी। और P अभी पढ़ के आया भैया, P क्या होता है? VI T।
ये बन गया हमारा एक हीट का फॉर्मूला। अब बात समझने वाली ये है कि भैया हमारे ना हीट अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल सीरीज़ की अगर मैं बात करूं तो सीरीज़ में मुझे वोल्टेज का कोई काम नहीं चाहिए क्योंकि वो वेरिएबल होता है। तो ऐसे में मैं वी की जगह में आई आर लिख दूंगा। वी की जगह क्या लिख दिया, आई इंटू आर। बाकी क्या बचा, आई और टी। आई यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और आर टी, है ना। तो हीटिंग सीरीज के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, अब बात करते हैं इसी फॉर्मूले की पैरेलल में। किसकी, पैरेलल में। पैरेलल में आपका करंट डिफरेंट डिफरेंट होता है तो उसको हटाना पड़ेगा। आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन में आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो एच इक्वल टू वी, आई की जगह लिख दिया वी अपॉन में आर इंटू में टी। तो क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर टी बाय आर। ये हमारा फॉर्मूला यूज होता है किसमें, पैरेलल केस में। तो होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो कई जगहों पर इस्तेमाल होती है हीटिंग इफेक्ट, है ना। हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो जैसे कौन कौन सी है, आयरन जो प्रेस आती है आपके घर में, टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गई, इलेक्ट्रिक हीटर हो गए, बहुत सारे डिवाइसेज हैं जो आपके इस बेस पर बनाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं बल्ब वगैरह की, वहाँ पे फिलामेंट होते हैं। इन फिलामेंट से हीट जनरेट होने की वजह से इसमें रेडिएशंस निकलती है। रेडिएशंस निकलती है तो हम इसे एक तौर पर लाइट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, जैसे टंगस्टन जिसका है 3380 डिग्री सेल्सियस है। ये बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी बीच में कॉल आ गई थी, ठीक है। फिलामेंट जो इस्तेमाल किया जाता है ना, उसको अलग से अलग रखने का जितना पॉसिबल होता है उसको अलग रखा जाता है इंसुलेटिंग सपोर्ट की हेल्प से। और बल्ब के अंदर इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन गैस भी डाली जाती है ताकि फिलामेंट लंबे टाइम तक चल सके। ज़्यादातर उसकी पावर तो जो है हीट की फॉर्म में इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट लाइट की फॉर्म में रेडिएट हो जाता है। ऐसी एक और एग्जांपल है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, जो फ्यूज़, आपके घरों में फ्यूज़ जो है एक अप्लायंसेस में इस्तेमाल किया जाता है। जब करंट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको रोकने के लिए फ्यूज़ लगाया जाता है। फ्यूज़ में एक पतली सी वायर होती है जो मेटल या एलॉय की बनी हुई होती है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जितना हमें रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होता है। और जैसे ही जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आता है तो वो वायर गर्म हो जाती है और गर्म होने की वजह से वो टूट जाती है। और टूटने की वजह से क्या होती है, आपकी वो जो है सप्लाई बंद कर देती है। इसकी वजह से आपका नुकसान होने से बच जाता है। घरों में वैसे 1 से लेकर 10 एम्पेयर तक का करंट जो है फ्लो करता है, और पावर पे डिपेंड करता है, सबकी पावर अलग अलग है तो अलग अलग करंट जो है वो करते हैं, लेकिन वोल्टेज 220 वोल्ट रहती है। ठीक है। तो अब लेकिन जितना करंट होता है ना उससे कम के हिसाब से फ्यूज जो है करना होता है। जैसे देखो मान लो 4.54 लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो अब इसके लिए 4.54 से कम क्या फ्यूज इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपने 5 एम्पेयर का कर लिया तो फिर फायदा नहीं है ना। चलो लास्ट टॉपिक, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। पावर क्या होता है, पावर होता है भैया वी इंटू आई, है ना। तो उसकी हेल्प से जो है हम निकाल सकते हैं, वी की जगह हम आई आर रख सकते हैं और आई की जगह हम वी बटा आर भी रख सकते हैं। तो दो फॉर्मूले बन जाएंगे हमारे, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट की। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। क्या होती है पावर की यूनिट, वॉट होती है। पावर इक्वल टू वी आई, पावर की यूनिट होती है वॉट, ठीक है। अब पावर जो है, पावर हमारे घर में जो इस्तेमाल होती है ना वो होती है 1 किलो वोट आवर। जो बिजली का बिल आता है ना वो 1 किलो वोट आवर होता है। इसका मतलब क्या है, किलो वोट का तो मतलब हो गया 1000 वोट, और 1 आवर का मतलब हो गया 3600 सेकेंड, जो कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी बन जाएगी। तो घर में 1 यूनिट बिल का मतलब होता है इतनी एनर्जी हमने इस्तेमाल की है, ठीक है। तो अगर आपको यूनिट पता है अपने घर की यूनिट पता है, जैसे 200 यूनिट है, 300 यूनिट है, तो वो जितनी भी यूनिट हो आप उसकी 3.6 इंटू 10⁶ जूल से मल्टीप्लाई करके टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। होप मैंने सब कुछ एक एक एनसीईआरटी के हिसाब से आपको समझा दिया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।